राधे राधे दोस्तों, आज हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी। भारत समृद्धि इतिहास और संस्कृति की भूमि है, जिसमें कई राज्य, राजवंश और शासक देश के परिदृश्य और अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक शासक है पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें मध्यकालीन भारत के महानतम योद्धाओं और राजाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। हालांकि इतिहास के कई महान नेताओं की तरफ पृथ्वीराज चौहान का जीवन अपनी परेशानियों और चुनौतियों के बिना नहीं था। इस लेख में हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन में उतारेंगे उनकी विजय के साथ साथ उनके संघर्ष की खोज करेंगे। पाठक इस विस्तृत विश्लेषण के साथ माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन और विरासत की गहराई समझ हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। हम इनके शुरुआती जीवन सत्ता में उदय मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई राजा के रूप में शासन और भारतीय इतिहास में विरासत का पता लगाएंगे। यह लेख पाठकों और भारत के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक ही नेतृत्व शैली है संतुष्टि प्रदान करने का वादा करता है। अपने पूरे जीवन काल में कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने पीछे एक प्रेरणादायक कहानी छोड़ी है, जो आज भी गूंजती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 11,608 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में हुआ था। वह चौहान वंश का था और अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान का पुत्र था। पृथ्वीराज को उनके दादा अनंगपाल तोमर ने बहुत कम उम्र से ही युद्ध और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने साहित्य, गणित, संगीत और दर्शन में भी उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की। एक युवा लड़के के रूप में पृथ्वीराज ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से अपने पिता को प्रभावित किया। उनके पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना और जल्दी से उन्हें अजमेर का भविष्य का राजा बनाने के लिए तैयार किया। पृथ्वीराज के शुरुआती वर्षों में पड़ोसी राज्य के खिलाफ कई सेनाएं जीती हुई, जिन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश की। पृथ्वीराज के प्रारंभिक जीवन ने एक योद्धा और नेता के रूप में उनकी भविष्य की सफलताओं की नींव रखी। विभिन्न विशेषणों से उनके व्यापक प्रशिक्षण ने उन्हें एक अच्छी तरह से शिक्षा दी, जो बाद में उन्हें राजा के रूप में अपने शासनकाल के दौरान जटिल राजनीतिक स्थितियों को नेविगेट करने में मदद करेगी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन के निर्णायक क्षणों में से एक उनके ससुर जयचंद द्वारा विश्वासघात था, जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया था। जब पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयुक्ता का हाथ स्वयंवर में जीत लिया तो जयचंद भड़क गए। जयचंद ने अपनी बेटी का हाथ मोहम्मद गौरी को देने का वादा किया था, जिसे तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने हराया था। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की तुलना में बेहतर सहयोगी के रूप में देखा और इसीलिए उसने स्वयंवर की व्यवस्था की। हालांकि उस
इस बार उन्होंने केवल उन राजाओं को आमंत्रित किया जो उनके प्रति वफादार थे और पृथ्वीराज को बाहर रखा। मुहम्मद गौरी वैदिक पुजारी के वेश में स्वयंवर में प्रकट हुए और जयचंद के आशीर्वाद से संयोगिता का हाथ जीत लिया। अपने ही ससुर द्वारा धोखा दिए जाने से नाराज पृथ्वीराज ने एक सेना के साथ कन्नौज की ओर कूच किया। जयचंद विश्वासघात की कहानी ने केवल राजनीति साजिश को उजागर करती है, बल्कि व्यक्तित्व प्रतिशोध को भी उजागर करती है, जिसने उस समय के दौरान निर्यातों के प्रभावित किया था। यह एक अनुस्मरण के रूप में कार्य करता है कि यह ताकि शक्तिशाली शासक भी अपने स्वयं के परिवारों और सहयोगियों के विश्वासघात से अछूते नहीं थे। इसे झटके के बावजूद पृथ्वीराज अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए दृढ़ रहे। मुहम्मद गौरी का उदय जैसे पृथ्वीराज चौहान उत्तरीय भारत में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे। मुहम्मद गौरी के रूप में पश्चिम से एक नया खतरा उभरा। अफगानिस्तान के एक मुस्लिम शासक गौरी ने पहले ही वर्तमान पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी और उत्तरीय भारत के धन और शक्ति पर नज़र रख रहा था। जयचंद द्वारा विश्वासघात के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। मुहम्मद गौरी दोनों सेनाएं 11/1991 ईस्वी में तराई में युद्ध के मैदान में मिली। पृथ्वीराज की सेना राजपूत योद्धाओं से बनी थी, जबकि गौरी में तुर्की और अफगानिस्तान सेना का मिश्रण था। लड़ाई भयंकर थी, जिसमें दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया। हालांकि पृथ्वीराज का धनुष और तीर का उपयोग एक निर्णायक कारक साबित हुआ। जिनके तीरंदाजों ने गौरी की सेना पर तीरों की बारिश की, जिससे महत्वपूर्ण इताहात हुए। अंत में पृथ्वीराज विजय होकर उभरे और गौरी पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसने दया दिखाई और उसे फिर कभी भारत पर हमला न करने की चेतावनी के साथ मुक्त होने दिया। यह निर्णय गौरी के खिलाफ भविष्य की लड़ाइयों में पृथ्वीराज को परेशान करने के लिए वापस आएगा। तराइन की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, क्योंकि इसने भारतीय शासकों और मुस्लिम आक्रमणकारियों के बीच एक लंबे संघर्ष की शुरुआत को निश्चित किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सैन्य प्रतिभा और राजनीतिक सोच को भी दिखाया गया, जिसने उन्हें कई बाधाओं के खिलाफ इस महत्वपूर्ण लड़ाई को जीतने में मदद की। तराई की पहली लड़ाई में हार के बाद मुहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी। वह 11/192 ईस्वी में तराई की दूसरी लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ लौट आया,
यह लड़ाई पहली लड़ाई से भी अधिक तीव्र थी और कई घंटों तक चली। पृथ्वीराज चौहान की रणनीति मुहम्मद गौरी की सेना पर चारों तरफ से हमला करने की भी, लेकिन उन्होंने गौरी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति का अनुमान नहीं लगाया था। मुहम्मद गौरी ने जमीन पर तेज स्पाइक्स लगाए थे, जिससे पृथ्वीराज के घुड़सवार घोड़ों में से कई घायल हो गए थे, क्योंकि वे अपनी सेना की ओर बढ़ रहे थे। इससे पृथ्वीराज के सैनिकों के बीच अराजकता और भ्रम पैदा हो गया, जिससे उनकी हार हुई। तराई की दूसरी लड़ाई में हार ने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के अंत में चिंतित किया और मुहम्मद गौरी के तहत उत्तरीय भारत में मुसलमान वर्षित स्थापित किया। इस हार के बावजूद पृथ्वीराज चौहान आज भी भारतीयों के लिए साहस और बहादुरी के प्रतीक बने हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा के रूप में अपनी बहादुरी, साहस और कौशल के लिए जाने जाते थे। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 साल की छोटी उम्र में दिल्ली के राजा बन गए। पृथ्वीराज चौहान एक महान नेता थे, जो जानते थे कि अपने सैनिकों को कैसे प्रेरित किया जाए और युद्ध में उनका नेतृत्व किया जाए। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई किलों का निर्माण किया और दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार किया। उन्होंने अन्य देशों के साथ व्यापार को भी बढ़ा दिया, जिससे उनके राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिली। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल कवि और संगीतकार थे, जिन्होंने कला और संस्कृति का सक्रिय रूप से समर्थन किया। हाल ही पृथ्वीराज का शासनकाल उसकी चुनौती के बिना नहीं था। मुहम्मद गौरी के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता और निर्णायक लड़ाइयाँ में समाप्त हुई, जो उत्तरीय भारत के भाग्य का निर्धारण करेंगी। पहली लड़ाई जीतने के बावजूद पृथ्वीराज एक राजनीतिक गलती के कारण दूसरी लड़ाई हार गए, जो उन्होंने युद्ध में हारने के बाद मुहम्मद गौरी के जीवन को बख्शकर की थी। उसकी हार के बाद पृथ्वीराज को मुहम्मद गौरी ने पकड़ लिया, जिसने बाद में 1192 ईस्वी में इसमें मरने से पहले उसे अंधा कर दिया। अपने जीवन के इस दुखद अंत के बावजूद पृथ्वीराज भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति बने हुए थे, जिनकी बहादुरी और नेतृत्व आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। पृथ्वीराज चौहान अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उनकी बहादुरी, साहस और विशेषता मध्ययुगीन भारत में किंवदंती का सामान बन गई। उनकी वीरता की कहानी केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में दूर दूर तक फैली हुई थी। आज भी पृथ्वीराज चौहान को भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक
माना जाता है। उनकी कहानी कई लोकगीतों, कविताओं, नाटकों और कहानियों में अमर हो गई है। कवि चांद बरदाई द्वारा लिखी प्रसिद्ध गाथा गीत पृथ्वीराज रासो उनके जीवन और वीरतापूर्वक कार्यों की कहानी बताता है। वह धार्मिकता का एक सच्चा प्रतीक था और हर उस चीज़ का प्रतीक था जो एक अच्छे शासक को होना चाहिए। बहादुर, न्यायपूर्वक, बुद्धिमान और अपनी प्रजा के प्रति दयालु पृथ्वीराज चौहान का जीवन सबक से भरा है और उनके अनुभव मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्हें आधुनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण सबक अच्छे निर्णय और निर्णय लेने के कौशल की आवश्यकता है। पृथ्वीराज अपने तेज दिमाग, तटस्थ सोच और चतुर रणनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भावनाओं या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यों के आधार पर सूचित निर्णय लेने के महत्व को समझा। पृथ्वीराज के जीवन से एक और महत्वपूर्ण सबक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दृढ़ता और लचीलापन का मूल्य है। अपने सहयोगियों द्वारा विश्वासघात सहित कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद पृथ्वीराज ने कभी हार नहीं मानी और अंत तक जिस चीज़ में वह विश्वास करते थे उसके लिए लड़ना जारी रखा। उनका अटूट दृढ़ संकल्प एक शक्तिशाली अनुस्मरण के रूप में कार्य करता है कि सफलता के लिए अक्सर कड़ी मेहनत, समर्पण और बाधाओं को दूर करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन और शासनकाल ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वह उन कुछ शासकों में से एक थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और उत्तरी भारत में स्थित लड़ाई। उन्होंने राजपूत संस्कृति और लोकाचार को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत ने योद्धाओं, कवियों और नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। एक उल्लेखनीय उदाहरण महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना नायक माना और उनकी बहादुरी और श्रेष्ठता से प्रेरणा ली। उनकी विरासत की कहानियाँ अभी भी पूरे भारत में लोकगीतों, कहानियों और किंवदंतियों से गूंजती है। अंत में पृथ्वीराज चौहान का जीवन और शासनकाल विरासत, विश्वासघात और अंततः विजय के विस्मरणीय क्षणों से भरा था। उनकी विरासत प्रतिकूल परिस्थितियों में से भारतीय लोगों की ताकत और दृढ़ संकल्प की यादें दिलाती है, जिनकी जीवन से सीखे गए सबक आने वाली पीढ़ियों को न्याय के लिए खड़े होने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय इतिहास पर पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव अतुलनीय है और उनकी कहानी उन सभी के
एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, जो इस दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।